ओके, सो लास्ट सेशन हमने देखा था टपल्स, राइट। सबसे पहले हमने लिस्ट देखा था कलेक्शन में, उसके बाद हमने टपल देखा था। लिस्ट एंड टपल में क्या डिफरेंस होता है, तो यस ये मैंने भी यहाँ पे भी लिख के रखा था। और हमने कौन से फंक्शंस होते हैं टपल्स के अंदर। टपल्स अनचेंजेबल होता है, बाकी से मैं लिस्ट और टपल्स के बारे में। सिर्फ सिर्फ टपल क्या है, अनचेंजेबल, इसका मतलब इनम्यूटेबल। एक बार हम टपल्स बनाते हैं तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, राइट ना। बाकी तो उसमें सेम था। तो आज का जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा सेट। क्या है, सेट। ठीक है, कलेक्शन में हमने लिस्ट देखा, टपल। अब देखना है सेट। सेट, तो सेट क्या होता है, उसके लिए भी ये पॉइंट्स। सबसे पहले सेट इज, सेट क्या, जैसे लिस्ट हमारा ऑर्डर है, टपल भी हमारा ऑर्डर होता है, राइट। ओके, बट सेट हमारा अनऑर्डर होता है। मतलब यहाँ पे सीक्वेंस में डेटा नहीं आएगा। अनऑर्डर मतलब कोई सीक्वेंस में डेटा नहीं है। लिस्ट और टपल सीक्वेंस में आते हैं, जैसे डेटा ऐड करते हैं, जीरो इंडेक्स पे जो ऐड किया हुआ एलिमेंट है वही मिलेगा, वन इंडेक्स पे वही मिलेगा। बट सेट में ऐसा नहीं होता है, सेट इज अन ऑर्डर। सेट अनचेंजेबल यानी कि इनम्यूटेबल, टपल जैसे। बट यहाँ पे एक नोट भी आपको है, बट वी कैन ऐड एंड रिमूव। ठीक है, ठीक है, ये अनचेंजेबल है ना, ये क्या है, अनचेंजेबल है। बट उस सेट में से डेटा को हम ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। बस जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उनको चेंज नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे अनचेंजेबल का मतलब क्या होता है, टपल्स में हमने अनचेंजेबल को पढ़ा था। वहां पे अनचेंजेबल का मतलब था वी कांट चेंज, कोई भी चीज वहां पे हम चेंज नहीं कर सकते, राइट ना, है ना। कोई भी वहां पे हम क्या कर नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बट सेट के अंदर क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है ना उनको हम चेंज नहीं करेंगे, मतलब अपडेट नहीं कर सकते। बट उस सेट के अंदर न्यू एलिमेंट ऐड कर सकते हैं या उसमें से एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हैं। बस एग्जिस्टिंग एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते, राइट। ओके, दिस इज अनचेंजेबल। Duplicates element are not allowed. In set, duplicates element are not allowed. मतलब duplicates element भी नहीं आएंगे। एंड फोर, इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो देखिए ये 4 पॉइंट से आपको ना बहुत सारी आइडिया आ जाती है कि एग्जैक्टली हमें कौन सा कलेक्शन यूज करना चाहिए, है ना। ये 4 पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम सोच सकते हैं कि हमें कौन सा कलेक्शन यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले लिस्ट है, ऑर्डर है, टपल पे ऑर्डर है बट सेट अनऑर्डर है, मतलब इसमें सीक्वेंस में डेटा नहीं मिलेगा। ये हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि कौन सा डेटा पहले मिलेगा कौन सा डेटा बाद में मिलेगा। सो एज पर द एल्गोरिथम सो हमें दे देगा, बट हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा एलिमेंट्स हमें मिलेंगे, कौन से फॉर्म में मिलेंगे, कौन से सीक्वेंस में मिलेंगे, इसलिए अनऑर्डर। अनचेंजेबल, अनचेंजेबल का मतलब ध्यान से देखो, ये पूछते हैं इंटरव्यूज में, कंफ्यूज करते हैं टपल और सेट में।
अनचेंजेबल का मतलब सेट में क्या होता है कि हम उसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं या उसमें से एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, बट उसमें उसके अंदर अगर एग्जिस्टिंग एलिमेंट होगा उस एलिमेंट को मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि 10 है, मैं 10 को अपडेट करके 11 नहीं कर सकता उस वो वैल्यू को, समझ में? ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? अनचेंजेबल का मतलब होता है कि हम एग्जिस्टिंग एलिमेंट को चेंज नहीं करेंगे, बट उसके अंदर हम न्यू एलिमेंट ऐड कर सकते हैं या फिर वहां से एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है अनचेंजेबल में। इन से डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड, मतलब हमने लिस्ट में पढ़ा था, टपल्स में पढ़ा था, उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट आर अलाउड, मतलब उसमें रिपीट एलिमेंट हो सकते हैं। टपल के अंदर 4 2 टाइम्स 3 टाइम्स कितने बार आ सकता है, बट सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट नॉट अलाउड, मतलब अगर हमने एक बार 4 लिया तो फिर से 4 रिपीट नहीं होगा, समझ में? जिसको बोलते हैं डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, लेट्स से प्रैक्टिकली देखते हैं उसको। चलिए, तो सेट को कैसे लिखेंगे? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट st इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सेट को लिखा जाएगा, किसके अंदर? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, और इसके अंदर आप अपने वैल्यूज को लिख दो, एनी टाइप ऑफ द डेटा, स्ट्रिंग, फ्लोट, boolean, something, yes we can write। ठीक है, हाँ। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, सबसे पहले टाइप उसका देखते हैं। क्लास सेट, मतलब ये हमारा सेट है, इसका डेटा क्या आ रहा है? सेट आ रहा है। सो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जब भी हम डेटा को लिखते हैं वो होता है हमारा सेट। उसकी लेंथ निकालना चाहते हैं, F5 दबा के रन कर सकते हो, ठीक है, शॉर्टकट की। 7 क्या मिला? 7 मतलब नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, उसकी लेंथ कितनी है? 7 है, 7 एलिमेंट प्रेजेंट इन अ लिस्ट। अगर मैं यहाँ से कोई स्पेसिफिक एलिमेंट, ठीक है ना, अब देखिए एक एक चीज हम देखते हैं। अब मैं इसको ना पहले प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है, एसटी को मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट है अनऑर्डर, दैट मीन्स जिस तरीके से हम डेटा ऐड करते हैं, जिस सीक्वेंस में डेटा ऐड करते हैं, उस सीक्वेंस में डेटा आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। जैसे नॉर्मली अगर ये लिस्ट होता, टपल होता, तो ये 0 इंडेक्स है, A1 इंडेक्स है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7, और उसी फॉर्मेट में मुझे डेटा मिलेगा। बट अब हम सेट में देखो क्या हो रहा है, इसको रन करता हूँ। सी, नो एनी सीक्वेंस, पहले मुझे CNC मिला, उसके बाद 1 मिला, 2 4 7.6 7 9। सो यहाँ पे हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि कौन से ऑर्डर में हमें डेटा मिल सकता है। आज पर एल्गोरिथम्स उसके डेटा मिलेंगे, इसलिए इसको बोला जाता है अनऑर्डर्ड। यहाँ पे इंडेक्स होता ही नहीं है, सेट के अंदर इंडेक्स होता ही नहीं है। हम यहाँ पे इसलिए ना 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स ऐसे दे सकते हैं, यहाँ पे इंडेक्स होता ही नहीं है। लिस्ट के अंदर, टपल्स के अंदर इंडेक्स होता है, इसलिए वहां पे सीक्वेंस में डेटा मिलता है, क्योंकि 0 के बाद 1 ही आएगा। बट यहाँ पे इंडेक्सिंग ही नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे डेटा जो होता है अनऑर्डर में होता है। कौन से सीक्वेंस में डेटा मिलेगा ये भी हम नहीं बता सकते, राइट, बिकॉज अनऑर्डर, राइट। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे 7 एलिमेंट रिपीट नहीं है, प्लीज देख लीजिए, ये 7.6 है, ठीक है, और ये 7 है। सो
पहले क्या मिलेगा आपको, इज एन अनऑर्डर, पहले क्या मिलेगा हमें, अनऑर्डर। ओके, एंड अगर आपको कहोगे सर ट्रू यहाँ पे वैल्यू नहीं मिल रही है, इन पाइथन जब से पहले सेशन में मैंने बताया था, इंस्टेड ऑफ द ट्रू ये रिप्रेजेंट द वन करता है, इसलिए ये हमें यहाँ पे वन मिल रहा है। ओके, एंड आप नोटिस करना, रिपीट एलिमेंट नॉट अलाउड, ये इसके ये जो है ना, ये वन है और ये ट्रू है, तो ट्रू पे रिप्रेजेंट वन ही करता है, तो इसलिए क्या होता है कि ये वन और इसका भी वन, तो रिपीट नहीं आता है ना, तो एक ही बार आया, ये देखिए एक ही बार आया, राइट। ओके, क्योंकि डुप्लीकेट्स इसमें नहीं आएंगे। अगर मैं यहाँ पे कॉमा करके टू भी लिखता हूँ, तो मैं इसको फिर से रन कर देता हूँ, अब देखिए टू एक ही बार मिला है, ऑर्डर चेंज हो सकती है, देखो अभी सीक्वेंस चेंज हो चुका है, इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते कि कौन से ऑर्डर में डेटा मिलेगा, बट इट्स एन ऑर्डर। अब देखिए टू, दो एलिमेंट्स है मेरे पास, 1 2, राइट। ओके, बट टू कितनी बार मिल रहा है, सिंगल, ओनली वन टाइम, इसको कहते हैं डुप्लीकेट्स एलिमेंट आर नॉट अलाउड, मतलब हम डुप्लीकेट्स एलिमेंट इसमें देंगे, फिर भी वो क्या करेगा, सिर्फ सिंगल यूनिक वैल्यू ही लेगा। ओके, देन अगर मैं आपको क्वेश्चंस करूं, अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करूं, ठीक है, कि यहाँ पे तो व्हाट इज द लेंथ, आउटपुट क्या मिलेगा, व्हाट इज द लेंथ, ये सब टाइप करके बता सकते हो, व्हाट इज द लेंथ। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, अब मैं इसको रन करूंगा, तो इसकी लेंथ मुझे क्या मिलेगी, इस सेट की लेंथ क्या मिलेगी, कोई लोग करे 7 है, 9 है, 8 है, ठीक है ठीक है। ओके, देखिए 1 4 है, 7 2 9 3, अब 1 एंड 2 एक ही बार आएगा। ओके, मतलब ये 3 और 1 4, ट्रू और 1 के लिए एक ही बार आएगा, 4 हुआ, 2 5 और यहाँ पे भी 2 है, तो एक ही बार आएगा, राइट ना। ओके, सो ये 4, ये 5, CNC 6 और ये 7, तो लेंथ कितनी आनी चाहिए, एक्सपेक्टेड 7, समझे। तो ये यहाँ पे आपको इंग्लिश में से फंसाया जा सकता है कि लेंथ, ठीक है, ओके। देन तो ये हमारा किस तरीके से होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एक सेट के अंदर डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। ओके, बिकॉज ये एक अनऑर्डर होती है, इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती है, डुप्लीकेट्स एलिमेंट भी ये नहीं लेता है, राइट। ओके, एंड लिखते तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है, ठीक है। ओके, मतलब ये 4 पॉइंट्स अगर समझ में आ जाते हैं हमें ना, तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, राइट। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉल्स, मैंने एक फॉल्स भी दे दिया, सेव करके रन कर दूंगा, या फिर इसको मैं प्रिंट भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है, ओके, यहाँ पे क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ इधर का वर्ड निकाल देता हूँ, सेव कर देता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ, अब हमें ट्रू भी मिल रहा है। तो होता क्या है, होता ये है कि अगर मेरे पास अगर 1 होगा यहाँ पे किधर भी, तो इंटरनली पाइथन रिप्रेजेंट द ट्रू एज अ 1। इंटरनली पाइथन क्या करता है, पहले सेशन में, सेकंड सेशन में मैंने दिखाया था ट्रू और फॉल्स के बारे में, फॉल्स रिप्रेजेंट द इंटरनली 0 एंड ट्रू रिप्रेजेंट द 1, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा इंटरनली, इसलिए ट्रू और 1 को एक ही कंसिडर करेगा और यहाँ पे 1 दे देगा, ये देखिए, इसलिए मुझे यहाँ पे ट्रू नहीं मिल रहा था। अब मैंने 1 को जब निकाला, 1 को जब निकाला, तब उसने एज इट इज ट्रू को ले लिया,
फॉल्स तो फॉल्स को भी ले लिया। अब मैं यहाँ पे 0 करता हूँ और फिर से इसको मैं रन कर देता हूँ। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे अब उसने क्या किया, फॉल्स को ले लिया, मतलब फॉल्स अब 0 इसके अंदर डिस्प्ले नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि 0 है ना, 0 इंटरनली रिप्रेजेंट द फॉल्स। इसको रन करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे 0 ले लिया, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट आता है हमारे पास, जैसे कि 0 आया तो 0 ले लिया, इसके बाद अगर फॉल्स आएगा तो फॉल्स को इग्नोर करेगा, इसके बाद 0 आएगा उसको इग्नोर करेगा, मतलब सेट के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट आपको मिलेगा उसी को लेगा, इसके बाद जो भी रिपीट होंगे उनको कंसिडर नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे राइट ना, मेरे पास ट्रू था, अगर मैं यहाँ पे किधर भी पहले यहाँ पे मैंने 0 लिया और बाद में फॉल्स लिया तो फॉल्स का मतलब 0 होता है, इसलिए उसने 0 एक ही बार लिया, अब फॉल्स नहीं लिया। राइट, ओके, सो ये होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा, ये ठीक है। सो तो कोई लोग कह रहे हैं कि सर यहाँ पे 7 रिपीट है, अब आप देख लीजिए एक बार ठीक से, ठीक है, कि यहाँ पे 7 रिपीट किसी को दिख रहा है? 7 है रिपीट? नहीं है, दिस इज द 7.6 नॉट द 7, ठीक है, ओके, मेक श्योर, ठीक है। सो हियर इज नो एनी रिपीटेशन फॉर द 7, राइट, ओके, गुड, चलो सब लोग कह रहे कि नहीं है, राइट, या सो यहाँ पे 7 एक ही बार है, नॉट द रिपीटेड, ओके, और यहाँ पे भी हमें जो आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे 7.6 मिल रहा है, नॉट द 7। सो ये रिपीटेशन, ठीक है, रिपीट नहीं होगा, डुप्लीकेट यानी कि रिपीट नहीं, वही डुप्लीकेट एलिमेंट नॉट अनचेंजेबल है, ठीक है, अनचेंजेबल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, एंड अनऑर्डर, तो अनऑर्डर एंड डुप्लीकेट्स के बारे में हमने देख लिया कि डेटा को अनऑर्डर है और डुप्लीकेट्स एलिमेंट आर नॉट अलाउ। अब इसमें कैसा है कि अगर मुझे कोई स्पेसिफिक एलिमेंट है ना, कोई इसके अंदर का डेटा मुझे क्या करना है, एक्सेस करना है, ठीक है, तो इस डेटा को एक्सेस करने के लिए, है ना, तो हम यूज करते हैं फॉर लूप, सीधा फॉर एक्स इन, यहाँ पे हम इंडेक्स नहीं दे सकते जैसे फॉर लूप में लिस्ट और टपल्स के लिए यूज करते हैं कि रेंज दे दो 0 से लेके वहां तक, बिकॉज वो इंडेक्सिंग होता है डेटा, यहाँ पे इंडेक्स डेटा नहीं है, तो यहाँ पे हम इंडेक्स नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना, हम यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं दे सकते, ठीक है। सो सीधा मैं लूप लगा के एसटी के अंदर से डायरेक्टली ऑल एलिमेंट्स को हम यहाँ पे फेच करवा सकते हैं और मैं यहाँ पे रन कर दूंगा तो ऑल डेटा मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, सी राइट, नॉर्मल जैसे हमने लिस्ट के अंदर भी लूप लगाया था और सबके अंदर है ना, एवरीवेयर सेम है, लूप का कोई कंसेप्ट ये नहीं है, ठीक है। सो लूप सेम एज इट इज, जैसे कि हम नॉर्मल अभी तक यूज कर रहे हैं, सेम वो लूप लगा दो, हर एक एलिमेंट सेट के अंदर का एक्स के अंदर स्टोर होगा और उसे कोई इटरेट करेगा, बट कौन से सीक्वेंस में मिलेगा ये नहीं हम बता सकते, बिकॉज द दिस इज द अनऑर्डर, क्या है ये, अनऑर्डर। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें डेटा मुझे स्पेसिफिक एलिमेंट को चेंज करना है, मुझे इंडेक्स ही नहीं पता तो डेटा कैसे चेंज करोगे, हम लिस्ट में ऐसे करते थे, जो इंडेक्स का जाके वैल्यू चेंज कर दो लिस्ट के अंदर, टपल्स के अंदर तो ऐड होता ही नहीं है, चेंज भी होता नहीं, टपल्स इज इम्यूटेबल, बट जब हम लिस्ट की बात करते तो हमारे पास इंडेक्स था, सो हम कहते थे कि हाँ इस इंडेक्स में जाके वैल्यू को चेंज कर दो, बट यहाँ पे इंडेक्स होती ही नहीं है, तो फर्स्ट सवाल ये नहीं आता है हमारा कि चलो अब इसको चेंज ही कैसे करें, तो इसलिए अनचेंजेबल है ये, इसके अंदर का डेटा आप चेंज नहीं कर सकते हो, अगर आप 9 की वैल्यू को चेंज कैसे फाइंड ही नहीं कर सकते हो 9 को, राइट, ओके, ठीक है, तो इसी को अपडेट करने का सवाल ही नहीं है, हाँ, बट लिस्ट के अंदर डेटा ऐड कर सकते हैं जरूर, एक न्यू डेटा ऐड कर सकते हैं, आपने 10th में भी पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में था, सेट करके था मैथमेटिक्स में, है ना, तो वहां पे भी सेम सेम कंसेप्ट थे, तो अगर मुझे इसके अंदर डेटा ऐड करना है तो st डॉट ऐड स्टेट डॉट ऐड नाम का एक मेथड आती है और मैंने यहाँ पे एक ऐड कर दिया, मैंने एक स्ट्रिंग ऐड कर दी, वेब नाम की ऐड कर दी, ठीक है, अब मैं इसको ऐड कर दिया एंड अगेन हम इसी को डिस्प्ले करवा रहे हैं प्रिंट st, यानी कि हमारे सेट को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, सो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो वेब इज एडेड इन सेट, तो अगर आपको ऐड करना है डेटा को तो इजीली ऐड कर सकते हो,
बट कोई डेटा चेंज नहीं कर सकते, जो है फिक्स है, बट न्यू ऐड करना है, ऐड कर लो। सर मुझे इसके अंदर ना एट ए टाइम 2-3 डेटा को ऐड करना है। अभी तो हम एक ही कर रहे हैं ना, क्योंकि ऐड मेथड से हमें एक ही डेटा को हम ऐड कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि एट ए टाइम मुझे मल्टीपल डेटा को ऐड करना है, तो हम कैसे करेंगे? उसको कहते हैं अपडेट। अपडेट अपडेट, ये देखिए अपडेट, क्या करेंगे? उसको अपडेट करेंगे। कैसे करेंगे अपडेट? इसके अंदर मैं दे दूंगा मल्टीपल वैल्यूज, डायरेक्टली एक सेट ही पास कर दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया वेब, ऐसे 2 दे दिए, और उसके बाद हम उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। ये देखिए 2 एलिमेंट्स एडेड इन अ सेट। सो जब आप एट टाइम मल्टीपल एलिमेंट्स को अगर ऐड करना चाहते हो, तो अपडेट फंक्शन को यूज कर लो, और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स में आप एक सेट पास कर दो, द मल्टीपल एलिमेंट्स, जितने चाहे उतने इसको क्या कर सकते हो आप, पास कर सकते हो। मतलब हम एक सेट को पास कर सकते हैं। अगर मैंने इसको ना इस तरीके से लिख दिया, ओके, और सेव करके रन कर दिया, अरे देखो इसने भी ऐड कर लिया। मतलब ये क्या है? ये लिस्ट है, लिस्ट लिस्ट से भी डेटा ऐड कर सकते हो। और इसके पहले मैंने कर्ली ब्रैकेट्स यूज किए थे, दैट मींस वो क्या था हमारा? लिस्ट था, तो सेट था, तो हम सेट से भी ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से डेटा को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, तो मैंने और एक डेटा ऐड कर लिया यहाँ पे, एंड 2, ठीक है, ओके। एंड मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ द एसटी प्रिंट कर रहा हूँ। आप मुझे बता सकते हैं अभी लेंथ ऑफ द एसटी क्या रहेगी? सेट की लेंथ क्या होगी? जो चैट बॉक्स मुझे बता सकते हो आप, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एसटी? लेंथ ऑफ द एसटी यानी कि लेंथ ऑफ द सेट, व्हाट इज द लेंथ? ये मेरा सेट है, और इसके अंदर मैं डेटा को अपडेट कर रहा हूँ। सो व्हाट इज द टोटल लेंथ? है ना, ये एसटी ये भी मेरे पास है ना प्रेजेंट, राइट ना, ये भी मेरे पास प्रेजेंट है, ये दिख रहा है ना, सिर्फ इसके बारे में नहीं सोचना है आपको, ये भी है। व्हाट इज द टोटल लेंथ? सोच समझ के आंसर देना, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। नाइन, 10, 10, 10, 9, ओके। ओके, चलिए, सो लेट्स सी, देखते हैं, मैं इसको रन करता हूँ। ओके, 10, जिन्होंने भी 10 बोला है ऑब्वियसली इनका आंसर सही है, राइट। जिन्होंने भी 10 कहा होगा इनका आंसर सही है। अब 10 क्यों? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वेब और वर्ड दोनों चीज इसके अंदर ऐड होगी। इसके पहले लेंथ कितनी थी? जो भी लेंथ थी उसमें 2 ऐड होंगे, राइट ना। इसकी लेंथ कितनी थी? 8 थी इसकी, ठीक है ना। डुप्लीकेट एलिमेंट को छोड़ के इसकी लेंथ कितनी थी? 8 थी। वेब 9, वर्ल्ड 10, फिर से सीएन से ऐड होगा, बस सीएन से ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना, डुप्लीकेट एलिमेंट नॉट अलाउड, तो सीएनसी इसके अंदर फिर से ऐड नहीं होगा। टू टू भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, टू भी ऐड नहीं होगा, राइट, ओके। सो जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं यहाँ से रिमूव होंगे, इसलिए हमें इसमें कितने मिलेंगे? लेंथ 10। अगर हम प्रिंट भी करेंगे इसको एसटी को, तो आपको दिख जाएगा। तो हमारे पास टू एक ही बार आएगा, सीएनसी एक ही बार आएगा, जबकि वो रिपीटेड है। क्लियर? ओके, सो ये हमारा होता है एक सेट। मतलब इस तरीके से हम डेटा को उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को।
कोई आइटम इसमें से रिमूव करना है, कुछ एलिमेंट्स को इसके अंदर से रिमूव करना है, ठीक है। तो रिमूव के लिए यहाँ पे ना दो फंक्शंस आते हैं, st डॉट, एक आता है रिमूव और एक आता है डिस्कार्ड, ठीक है। एक देखिए ये रिमूव है, ठीक है। अब ये भी इंट्रोस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये पूछते हैं, ठीक है। सो st डॉट रिमूव, रिमूव करना है मुझे एलिमेंट, आपको डायरेक्ट सीधा एलिमेंट का नाम देना है। इसमें से अभी मेरे पास ये है, इसमें से मैं चाहता हूँ कि 9 एलिमेंट को मुझे रिमूव करना है, एंड देन प्रिंट करके देख लो 9 एलिमेंट इसमें अभी दिख रहा है या नहीं। ये देखिए 9 एलिमेंट अब इसमें शो नहीं होगा, बिकॉज हमने 9 एलिमेंट्स को यहाँ से रिमूव कर दिया। नाम देना है, जिसको भी रिमूव करना है इसको बताना है किसको रिमूव कर देना है, वो क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा। डिस्कार्ड, एक आता है डिस्कार्ड, st डॉट डिस्कार्ड, ये देखिए डिस्कार्ड, ठीक है। डिस्कार्ड से क्या होता है, ये भी वही काम करता है, जैसे 9 एलिमेंट है, इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब देखिए 9 एलिमेंट उसके अंदर शो नहीं होगा, करेक्ट, 9 एलिमेंट्स के अंदर शो नहीं होगा। देन इंट्रोस में इसमें 100% क्वेश्चन होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिमूव एंड डिस्कार्ड फंक्शंस इन अ सेट। कोई भी अगर मेरे पास, अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा, है ना, यहां से अगर मैं कोई एलिमेंट्स रिमूव कर दूंगा, अगर वो रिपीटेड है, st डॉट रिमूव, मैं 2 को रिमूव करता हूँ। अब मुझे बताओ, ये डुप्लीकेट एलिमेंट लेता ही नहीं है, आपके सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट है क्या? दिस इज द माय सेट। अगर आप इसके अंदर 2 एलिमेंट लिख रहे हो ना, इसका मतलब भी वो एक ही एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होगा, नॉट द 2, क्योंकि ये क्या करता है, इसको एक ही एलिमेंट को कंसिडर करता है, दूसरे वाले को कंसिडर करता ही नहीं है, इग्नोर करेगा, वो सेट के अंदर लेगा ही नहीं। तो रिमूव अगर मैं 2 को करूंगा तो एक ही एलिमेंट रहेगा जो रिमूव होगा। सो ऑब्वियसली ये बात है, ठीक है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं 2 को और इसके बाद मैं इसको रन कर दूंगा, राइट ना, आपको यहाँ पे 2 दिख रहा है किधर, नहीं ना, क्योंकि सेट में एक ही एलिमेंट 2 जाता है, 2 एलिमेंट नहीं है 2। अगर 2 होते, एक रिमूव होगा तो दूसरा हो सकता है कि हाँ वो हमारा रहेगा, बट ऐसा नहीं होता है, बिकॉज सेट के अंदर एक ही 2 होगा, चाहे आप 10 लिखो 15 लिखो, एक ही 2 होगा, राइट, ओके, है ना, वही रिमूव होगा, तो बचेगा कुछ नहीं, ठीक है। सो ऐसा नहीं होगा कि एक रिमूव हुआ तो एक हमारा उसके अंदर रहेगा, राइट। तो ये हमने कर दिया, ठीक है, चलिए। तो देन डिफरेंस, ठीक है, तो क्या होता है डिफरेंस, एकदम सिंपल होता है। और एक होता है, उसके पहले ये भी पढ़ते हैं, एक सेट डॉट ना, एक आता है पॉप नाम का फंक्शन भी आता है, कौन आता है, पॉप, और मैं इसको रन कर दूंगा, और ये भी देखिए, ये भी उसमें से ना एक एलिमेंट को डिलीट करेगा, कोई भी। अब ये देखिए इसमें से अभी कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ, फॉल्स एलिमेंट डिलीट हुआ, शायद 0 नहीं, 0, हाँ ये देखो 0 एलिमेंट डिलीट हो चुका है, राइट, ओके। सो पॉप से भी क्या करते हैं कि हम किसी आइटम्स को इसके अंदर से रिमूव कर सकते हैं, बट ये अनऑर्डर है, ये कौन है, अनऑर्डर है, तो इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते कि विच एलिमेंट विल बी रिमूव। तो पॉप फंक्शन एज पर द एल्गोरिथम, जो डेटा उसको अरेंज हो जाएगा, उसमें से एक एलिमेंट्स को वो क्या करेगा, डिलीट करेगा, ठीक है, ओके। और जो डिलीट करेगा उसको हम रिटर्न भी वो वैल्यू हो सकती है, अगर अगर मैं यहाँ पे लिखूं एक वेरिएबल में, एस वेरिएबल में, अगर मैं इसको यहाँ पे स्टोर करके एस को मैं प्रिंट करूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि हमने किसको पॉप किया है, देखो 0। तो ये पॉप जो होता है ना, ये क्या करेगा, जो रिमूव किया हुआ एलिमेंट्स को रिटर्न करेगा, तो हम देख सकते हैं कि हमने कौन से एलिमेंट को रिमूव किया, ठीक है, ओके। तो पॉप की वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव करवा सकते हैं। अब ये मेनली ये क्वेश्चन होता है कि आपका पॉप, तो देखो वो तो ऑटोमेटिकली काम करेगा, क्योंकि जो एलिमेंट एग्जिस्टेंस रहेगा उसी को क्या करेगा, डिलीट करेगा, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट डिलीट करेगा। बट इस दोनों में आपको पूछते हैं इंटरव्यूज में, सिंपल सा उसका आंसर देना है, रिमूव एंड डिस्कार्ड में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। दोनों भी सेम ही काम कर रहे हैं, जो एलिमेंट दे रहे हैं उसी को रिमूव कर रहे हैं, बट डिफरेंस देखो आप, st डॉट रिमूव, ठीक है,
अब मैं 10 एलिमेंट को रिमूव कर रहा हूँ, 10th एलिमेंट्स को, और एसटी को मैं प्रिंट कर रहा हूँ बाद में। अब मुझे बताओ हमारे सेट के अंदर 10 एलिमेंट प्रेजेंट है? नहीं है, 10 एलिमेंट मेरे पास प्रेजेंट नहीं है। तो रिमूव क्या करेगा? अगर कोई प्रेजेंट एलिमेंट जो हम जिसको रिमूव कर रहे हैं, अगर वो एग्जिस्ट नहीं रहेगा ना, अगर हमारे सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं है ना, इट विल राइज एन एरर। ये एरर जनरेट करेगा, एरर राइज करेगा। ये कहेगा अरे जो हमने दिया है ना ये उसके अंदर होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, इट्स मैंडेटरी, नहीं तो ये एरर देगा। ये देखो 10th के लिए एक की एरर दे रहा है, इट्स राइज एन एरर। ये चाहता है कि जो एलिमेंट आप रिमूव में दे रहे हो वो उसके अंदर होना ही चाहिए। इसमें 2 दे दिया है ना, 7 दे दिया तो 7 रिमूव हो जाएगा। अब देखो 7 रिमूव है, 7.6 बचा है, 7 तो रिमूव हो चुका है। बट जिस एलिमेंट्स को हम यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं है तभी ये एरर देगा, तभी हमें क्या देगा, एक एरर देगा। st डॉट डिस्कार्ड। अब मैं 10 को इसके यहाँ से डिस्कार्ड को रिमूव कर रहा हूँ, मतलब डिस्कार्ड के फंक्शंस की मदद से। तो डिस्कार्ड में क्या होता है, अगर एलिमेंट है क्या प्रेजेंट, ये देखिए सेट, इस सेट के अंदर मेरा 10 एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, फिर भी डिस्कार्ड क्या करेगा, इसको इग्नोर करेगा एंड आगे कंटिन्यू कर देगा। ये देखिए, तो डिस्कार्ड में आपको कोई एरर्स नहीं मिलेगा। अगर ये अगर एग्जिस्ट नहीं है तो नहीं है, तो आगे नॉर्मल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, है ना। बट रिमूव में क्या होता है कि अगर जिस जिस आइटम्स को, जिस एलिमेंट्स को हम रिमूव करना चाहते हैं वो हमारा प्रेजेंट होना ही चाहिए, तभी तभी ये करेगा, नहीं तो ये क्या करेगा, राइज एन एरर। ये क्या करेगा, राइज एन एरर कर देगा। सो क्लियर, सिंपल है, ये भी हम कर सकते हैं क्योंकि हम रिमूव कर सकते हैं तो क्लियर भी कर सकते हैं। टपल्स को क्लियर नहीं कर सकते थे, याद आया, क्योंकि टपल्स के अंदर जब डेटा हम ऐड करते हैं तो उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, इसलिए क्लियर भी नहीं होता था। बट यहाँ पे हम ऐड रिमूव कर सकते हैं, तो क्लियर यूज करेंगे तो एम्प्टी बन जाएगा। देखो सेट मेरा एम्प्टी बनेगा, अब उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। एंड अगर हम यहाँ पे लिखेंगे डेल डिलीट द सेट, तो डिलीट भी हो जाएगा। अब बाद में हम सेट को यूज करें, ये बता रहा है कि सेट इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज ये क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है, तो यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा, राइट ना, क्योंकि अभी क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। जो डिलीट हुआ है वो फिर से अगर हम लेना भी चाहते हैं तो ये हमें नहीं मिलेगा। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे सेट्स को यूज कर सकते हैं। सेट में क्या होता है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने हर बार इसलिए तीनों को लिख के रखा है यहाँ पे। इजीली आप कंपेयर कर सकते हैं, इजीली माइंड में आपको सेट हो जाएगा, हर टाइम ये आपके सामने रहेगा। तीनों का डिफरेंस, लिस्ट क्या है, टपल क्या है, सेट क्या है, इन चारों को अगर आप अच्छे से कर ले तो चारों पॉइंट्स को ना, तो मतलब कि चलो कि हम कुछ हद तक सामने वाले को, इंटरव्यू वाले को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है ना, एटलीस्ट कि उसको समझ में आएगा हमारे बारे में कि हाँ इसको पता है। इसलिए इसलिए एटलीस्ट 4 पॉइंट्स हमें किसी भी हालत में करना है और उसको अच्छे से परफॉर्म करना है। कुछ भी पूछेंगे तो भी हमें इनको बताना है, ठीक है। मेरे पास 2 सेट है, एक सेट है ऊपर वाला और एक सेट है मेरे पास जिसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स को ऐड किया, ठीक है, ओके। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इन दोनों को एक साथ जोड़ना चाहते हैं, कॉन्कैट करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं। सो ज्वाइन कैसे करेंगे, तो जब भी हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे लिए एक न्यू सेट करके देगा, क्रिएट, जैसे st2 इज इक्वल टू st डॉट, उसको हमें करना होता है यूनियन, st डॉट यूनियन फॉर द st1। हम क्या कर सकते हैं, st जो हमारा प्रीवियस वाला ये था, स्टेट था, ये देखिए st, इसको हमने यूनियन किया, मतलब उसको कंबाइन किया, मर्ज किया st1 के साथ, और s22 हमारा न्यू सेट बना। अब मैं इसको सेव करके रन करके देखते हैं, ये देखिए 10 20 30 ये भी हमारे इसके अंदर ऐड हो चुका है। यूनियन, यूनियन समझते हो ना, इंटरसेक्शन, दोनों का दोनों सेट को एक साथ ऐड कर देना, मर्ज कर देना, ज्वाइन कर देना। एंड हो सकता है अगर इस ज्वाइन करते समय मेरे पास कोई रिपीट एलिमेंट भी हो, अब देखो CNC में भी है, इसमें भी है, तो यूनियन में वही होता है कि
दोनों का कंबाइन इंटरसेक्शन करके जो कॉमन पार्ट होता है वो एक ही बार आता है, कुछ इस तरीके से। अगर पहला ये सेट है और ये दूसरा सेट है, उनका यूनियन करते हैं तो देखो जो कॉमन डेटा होता है ना वो एक ही बार आएगा, यूनिक डेटा इसमें से भी यूनिक डेटा आएगा, और जो कॉमन होंगे वो भी एक ही बार आएगा। इट्स कॉल्ड एज अ यूनियन, ठीक है। तो यूनियन का मतलब होता है इन दोनों को आपको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। ओके, दोनों को एक साथ में क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, सो ये हमारा क्या होता है, सेट होता है। इस तरीके से हम हमारे सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन कंपेयर टू द लिस्ट टपल्स एंड देन हमारा सेट आता है, ठीक है। और ये इस पॉइंट्स को गौर कर लेना आप, ठीक है। कुछ भी हो जाएगा तो इन 4 पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना ही करना है, एनी हाउ, ओके। और ये सब सारी चीजें आपको एक्सप्लेन उनको करनी ही करनी है। इसमें एक कॉपी कर देता हूँ अब इस पार्ट को, ओके, ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया। मैं फाइल में जाके एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, और इसको मैं सेव करूंगा एक dict.py नाम से, एंड इट्स अ डिक्शनरी। इट्स अ डिक्शनरी कलेक्शन 4 टाइप्स के आते हैं, एक आता है लिस्ट, टपल, सेट, और एक आती है डिक्शनरीज। ये भी एक कलेक्शन ही होता है, वो भी क्या होता है, कलेक्शन ही होता है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे मेरा डी पॉइंट है, ठीक है, सो यहाँ पे डी, ठीक है। सो मेरे पास है डिक्शनरीज, ठीक है, हमारे पास है डिक्शनरीज, ठीक है। सो डिक्शनरी क्या होता है, अब इसके मैं 4 पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ओके। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आता है डिक्शनरी में, ठीक है। डिक्शनरी इज अ ऑर्डर, डिक्शनरी इज अ ऑर्डर। और यहाँ पे एक चीज लिखनी है आपको, क्या लिखनी है, as of the Python, as of the Python 3.7, मतलब वर्जन ऑफ द 3.7, वर्जन ऑफ द Python 3.7, इसके बाद 3.7 एंड इसके प्लस में ये ऑर्डर फॉर्म में आती है, जो अभी करंटली 3.10 चल रहा है। 3.7 के पहले अगर आप यूज कर रहे होंगे तो वहां पे डिक्शनरी आपको अनऑर्डर में मिलेगी, समझ में? ओके। अगर इन केस अगर आप कंपनी में जाते हो और आपके पास वहां पे हो सकता है, अगर समझ लो कि कोई प्रोजेक्ट आपका 3.7 पे या उसके पहले वाले वर्जन पे चल रहा है और वहां पे डिक्शनरी आप यूज कर रहे हो, सो डेफिनेटली डिक्शनरी इज एन ऑर्डर फॉर्मेट। हम ये नहीं बता सकते कि कौन से सीक्वेंस में डेटा मिलेगा, लाइक एज अ सेट, बट आप वर्जन यूज कर रहे हो 3.7 और उसके नेक्स्ट वाला वर्जन, तो आपको डिक्शनरी मिलेगी ऑर्डर फॉर्म में, सीक्वेंस में, एक ऑर्डर फॉर्मेट में क्या मिलेगी आपको, डिक्शनरी मिलेगी, राइट। सो ये होगा हमारा क्या, डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी, ओके। डिक्शनरी इज अ ऑर्डर फॉर्म। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हुआ, वर्जन के साथ 3.7 और प्लस वर्जन ऑर्डर फॉर्म में आएगी। इसके पहले अगर आप वर्जन यूज करोगे डिक्शनरी क्या होगी, अनऑर्डर फॉर्म में होगी, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, डिक्शनरी इज अ चेंजेबल, डिक्शनरी इज अ चेंजेबल, ठीक है, मतलब उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बट इस चीज यहाँ पे भी है, तो इस चीज को ना मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है, ओके। फोर्थ पॉइंट के बाद, ठीक है, डिक्शनरी इज अ चेंजेबल, चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। इन डिक्शनरी, डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर अलाउड,
ठीक है, मतलब उसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स लिख सकते हैं, बट उसमें भी और एक चीज आती है, ठीक है, वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। पहले ये देखो कि डिक्शनरी किस तरीके से रिप्रेजेंट, उसको लिखा कैसे जाता है। तो ऑर्डर फॉर्म में होती है, चेंजेबल होती है, डुप्लीकेट एलिमेंट उसके अंदर आते हैं, ठीक है, बट पहले लिखा कैसे जाता है डिक्शनरी को। तो डिक्शनरी को लिखने का तरीका देखो, डिक्शनरी को लिखने का तरीका पहले एक आता है, कर्ली ब्रैकेट्स को भी कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ओके, बट पहले इसमें आती है की और कोलन वैल्यू, की कोलन वैल्यू, ओके, की कोलन वैल्यू, की आपकी सिंगल या डबल कोट्स में आएगी एंड उसके बाद उसकी वैल्यू आएगी। मतलब डिक्शनरी एक इंटरेस्ट में अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं ना कि when we use the dictionary, when we use the dictionary, sir, when we require the data in a key value format, key value pair format, then you should go with the dictionary. हमें ना डेटा की और वैल्यू में चाहिए, की वैल्यू रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे भी इंडेक्स नहीं होता है, मुझे इंडेक्स में जाना ही नहीं है, ठीक है, मुझे यहाँ पे जाना होता है की वैल्यू पेयर में। सो दैट टाइम द रिक्वायरमेंट इज द डिक्शनरी। तो हमें किसकी जरूरत होती है, हमारे डिक्शनरी की जरूरत यहाँ पे होगी, राइट। तो हमें किसकी जरूरत होगी, हमारे डिक्शनरी की जरूरत होगी, ठीक है। अब की वैल्यू फॉर्मेट में कैसे डेटा लिखा जाता है वो हम देखेंगे, बट की वैल्यू फॉर्मेट में डेटा होता है। अब मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, समझ लो, मतलब कब जरूरत होती है, देखो अब मुझे पर्सन, मैं एक पर्सन है मेरे पास, पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पर्सन, अब एक पर्सन की डिक्शनरी बनाना चाहता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है, ये देखिए पर्सन की मैं डिक्शनरी बनाना चाहता हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर ली। अब आप देखो कोई भी एक पर्सन है, उसका एक नेम होता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी डिटेल्स क्या हो सकती है, उसका नेम हो सकता है, उसका एज हो सकता है पर्सन का, उसके एट्रीब्यूट्स, नेम, लास्ट नेम, क्या काम कर रहा है, एज क्या होगा उसका, राइट ना, लाइक कहाँ पे रह रहा है, उसका एड्रेस क्या होगा, समथिंग, ओके, ये चाहिए कि नहीं चाहिए, एग्जैक्टली तो समझ लो कि मैं पर्सन एक मैंने डिक्शनरी बना रहा हूँ, पर्सन एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, डिक्शनरी ले रहा हूँ, एंड उसका कलेक्शन कैसे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा, मुझे चाहिए उसका नेम, तो मैंने नेम एज ए की लिख दिया और कोलन करके उसकी वैल्यू लिख दी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा संजय, कॉमा कर दूंगा, नेक्स्ट की लिखा, हाँ उस नेक्स्ट की है सपोज इसका एज, कोलन लिखा 30, ये हो गया मेरा सेकंड। सो पहले क्या हुआ, नेम की कोलन वैल्यू, सेकंड एज की उसकी वैल्यू, कॉमा, हम लिखा लोकेशन कोलन मुंबई। सो द थर्ड इज लोकेशन, लोकेशन की वैल्यू मुंबई, ओके, ठीक है। तो ये तीन सपोज मैंने चीजें लिख दिया, अभी कॉमा निकाल दिया, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, एक पर्सन नाम की डिक्शनरी और उसको रिप्रेजेंट किया की वैल्यू फॉर्मेट में, एंड व्हेन वी रिक्वायर्ड दिस लाइक टाइप ऑफ द डेटा, देन हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, डिक्शनरी। इंडेक्स है ही नहीं ना, मुझे सिंपल है, एक पर्सन की डिटेल्स चाहिए, कैसे दोगे, राइट ना, की वैल्यू फॉर्मेट, की वैल्यू फॉर्मेट, दिस इज की वैल्यू फॉर्मेट, और दैट टाइम हमें रिक्वायरमेंट होगी डिक्शनरी की, ओके। सो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ क्या लिया था मुझे, पर्सन, ठीक है, उसका मैं टाइप यहाँ पे डिस्प्ले करके हम देखते हैं। ये देखो डिक्ट मिल रहा है, डिक्शनरी, इसका क्लास क्या है, डिक्ट नाम का है, तो ये हमारी क्या है, एक डिक्शनरी है, तो ये हम कह सकते हैं कि यस ये हमारी डिक्शनरी है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिक्ट के अंदर चेंजेबल, मतलब डिक्शनरी के अंदर की मैं कोई भी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, ओके। पहले इसको प्रिंट करते एक बार, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि ये हमारी है डिक्शनरी। ये देखिए की वैल्यू फॉर्मेट में आपको डेटा मिलेगा, रिप्रेजेंट होगा हमारे डिक्शनरी के अंदर, ओके। अब इसके अंदर हम कुछ डेटा को अगर चेंज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पर्सन, राइट, मतलब कोई अगर हमें इसके अंदर डेटा को ऐड करना है या फिर किसी वैल्यू को अगर हमें चेंज करना है, लेंथ तो हम दे ही सकते हैं क्योंकि लेंथ जैसे हमने उसमें फंक्शन था, सेम फंक्शन हमारा यहाँ पे भी होगा। बट अगर हम किसी एलिमेंट्स के यहाँ पे देना चाहते हैं पर्सन,
या फिर पहले देखो कि अगर मैं किसी एलिमेंट को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, वो समझ लेते हैं पहले, उसके बाद चेंज करते हैं। कि हम जीरो इंडेक्स देते थे लिस्ट में, टपल्स में, वहां पे हमें इंडेक्स में डेटा मिलता था। यहाँ पे इंडेक्स तो है ही नहीं, यहाँ पे की होती है, तो की का नाम दे दो। की कौन सा की चाहिए? नेम, पर्सन का नेम दे दो, तो मुझे पर्सन का नेम दे देगा। देखिए मिल गया। तो मुझे यहाँ पे की को, हमें की से रिप्रेजेंट करना है डेटा को, की से। ओके, एंड अगर मैं इसका, अब इसका मैं नेम चेंज कर दूंगा, है ना, अब मुझे इसको क्या करना है? चेंजेबल करना है। तो मैंने बोला पर्सन ऑफ नेम, पर्सन ऑफ नेम, पर्सन का नेम। अब मैंने यहाँ पे विजय कर दिया, एंड इसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ हमारे पर्सन वाले डिक्शनरी को, सेव करके रन कर दूंगा। ये देखिए नेम विजय मिल चुका है। दैट मीन्स चेंजेबल, दैट मीन्स चेंजेबल, मेरी डिक्शनरी चेंज हो रही है। तो हम किसी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मैंने बोला बट यहाँ पे वी कांट चेंज की, बट की को चेंज नहीं कर सकते हो। अब मेरी की क्या है? नेम है, तो नेम ही रहेगी। हम उसके वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, अब इस वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, बट उसकी जो की है ना, इस की को हम चेंज नहीं कर सकते। जो दिया है वही आएगी। समझ रहे हैं? हल्का सा डिफरेंस है, ठीक है। और इसी में इंटरेस्ट में आपको इसी बेसिक बेसिक फंडामेंटल्स को ही पूछेंगे, इसी फंडामेंटल्स को आपको क्लियर करने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके, एंड अगर ये अच्छे से आप कर लेते हो, है ना, छोटे छोटे कंसेप्ट को ना, तो सामने वाला भी सेटिस्फाई होता है आपके लिए, ठीक है। ओके, एंड कभी भी इंटरेस्ट में जाओगे, एंड जो हमने पढ़ा है उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो मतलब हमें कुछ आइडिया है, तो फिर भी कभी नो नहीं बोलना, समझ में है ना। किसी भी चीज के लिए नो नहीं कहना है। नो का मतलब होता है कि मतलब सामने वाला आपके लिए मतलब इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करता है। जब भी आप किसी भी चीज के लिए नो कहते हो, ट्राई करना नो की जगह पे कुछ ऐसी चीजें बोलने के लिए कि एटलीस्ट वो थोड़ा सा हमारे लिए सेटिस्फाई हो, ठीक है ना। तो मैं एक एमएनसी, एक बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ, जब हम जाते हैं, ठीक है ना, तो नो का मतलब समझ लो ना कि आप उसके लिए रेडी ही नहीं हो ना। कोई एचआर आपको क्वेश्चंस कर रहा है, ठीक है, ओके, एंड इसे कि नो, तो समझते हो ना कि वो कह रहा है कि अगर हमारी मीटिंग अगर आपका डे शिफ्ट है ना, रेगुलर शिफ्ट है, और आपके कभी मीटिंग्स 10 बजे होगी तो आप अटेंड कर सकते हो, है ना। मतलब इसे सिंपल क्वेश्चन, अगर आप नो कहोगे, समझ में आया ना, नो का इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। तो ट्राई करना समथिंग सब एस में और उसका आंसर में देने के लिए, ठीक है, तो सामने और ज्यादा सेटिस्फाई होगा। तो नेम, पर्सन नेम है, तो हम नेम को चेंज नहीं कर सकते, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, बट हमारे उसके नेम्स को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये था चीज। एंड डिक्शनरी के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर अलाउड, मतलब कि डुप्लीकेट एलिमेंट यानी कि वैल्यू, आपकी डुप्लीकेट हो सकती है, राइट। ओके, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे मैंने और एक की लिख दी, एक एग्जांपल के तौर पे, है ना, मास, और मैंने पीछे 30 लिखा, ठीक है। और मैं इस डिक्शनरी को यहाँ से मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। इसके पहले कॉमा देना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये 30 वैल्यू, ये 30 वैल्यू, ठीक है। वैल्यू हमारी रिपीट हो रही है डुप्लीकेट से, कोई इशू नहीं है। बट अगर समझ लो, अगर मैं यहाँ पे फिर से एज लिखता हूँ और यहाँ पे मैंने 31 कर दिया, ओके, आप ध्यान से देखना। ओके, एंड मैं इसको रन करता हूँ, तो आपको एज में क्या मिल रहा है? 31। मतलब प्रीवियस वाली वैल्यू आपको मिल रही है क्या? नहीं। मतलब आप की को रिपीट नहीं कर सकते हो, डुप्लीकेट की को नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास की है तो हम की को रिपीट नहीं कर सकते हैं। एज की है तो रिपीट मतलब क्या होगा कि वो उसको ओवर राइट कर देगा। डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स आर, मतलब डुप्लीकेट्स कीज आर नॉट अलाउड। जो लास्ट की रहेगी उसी को एक्सेस करेगा। ये देखिए लास्ट वन, ओके, इसके पहले वाली जो 30 वैल्यू की एज थी वो अब आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, सिंपल है। सो की के अंदर, है ना, मतलब डिक्शनरी के अंदर कीज को आपको डुप्लीकेट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने बताया था अलाउ, बट के आर नॉट डुप्लीकेट,
ठीक है, डुप्लीकेट होगी बट वो क्या करेगा, लास्ट वाली वैल्यू, लास्ट वाले की ही वैल्यू आपको देगा, लास्ट वाले की लास्ट वन, जो भी लास्ट वन रहेगा उसकी की वैल्यू हमें मिलेगी। सो इस तरीके से हम डिक्शनरी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन कर लिया कि डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो हम कल के सेशन में पूरे कंप्लीट करेंगे पूरी डिक्शनरी के साथ। ओके, एंड डिक्शनरी के ऊपर मैं एक दो असाइनमेंट्स दे दूंगा क्योंकि डिक्शनरी इंपॉर्टेंट है, सेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है समझ लो, बट इंटरव्यूज के पर्सपेक्टिव है लिस्ट, टपल्स एंड लास्ट वन इज अ डिक्शनरी। सो डिक्शनरी को हम उसके फंक्शंस में नेस्टेड डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट कैसे लिखेंगे, डिक्शनरी के अंदर सेट कैसे लिखेंगे, डिक्शनरी के अंदर हम टपल को कैसे लिख सकते हैं, डिक्शनरी की विद इन डिक्शनरी कैसे लिखेंगे, नेस्टेड डिक्शनरी पे डेटा कैसे लिखेंगे, नेस्टेड डिक्शनरी बहुत काम की है। ठीक है, सो बहुत यूज होती है, तो इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे कल का सेशंस में विद द डिक्शनरी के साथ। ठीक है, ओके, एंड इस फाइल को मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ओके।